जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आगामी 2 महीनों के भीतर ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक परीक्षाएं हैं। और अगर हम दोनों आयोगों की प्रारंभिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें तो करंट अफेयर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या कई बार 35 से 40 तक पहुंच जाती है, जो आपकी सफलता को बहुत हद तक निर्धारित करती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पूरे वर्ष भर का करंट अफेयर हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन होगा और उसके बाद उससे संबंधित विकल्प होंगे और आंसर होगा। तो इससे क्या होगा कि हमको अच्छे से कोई भी चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी और उससे संबंधित जो मुख्य चीज़ें हैं वो भी हम उसको रिवाइज कर सकेंगे। अगर हमको पहले से पता है या तो हम अपने नोट्स में या तो ऐड ऑन कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सक्सेस बूस्टर सीरीज का। हम लोग मई 2022 के प्रश्नों को हम लोगों ने शामिल किया है इसमें। चलिए, अगर हम पहला प्रश्न देखें तो केंद्र सरकार की अगले कितने सालों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना है। हमारे विकल्प हैं 4 साल, 7 साल, 8 साल या 10 साल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प ए 4 साल सही है। ठीक है, हम अभी अगर इस समय वर्तमान में अगर देखा जाए तो कोयले से कुल 173 बिजली संयंत्र चल रहे हैं देश में। ठीक है, और ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत की कुल 81 संयंत्रों में से 58 बिलियन किलोवाट प्रति घंटे तक बिजली उत्पादन कम करने की योजना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम निम्नलिखित में से क्या चुना गया था। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए योग, मानवता के लिए योग, सद्भाव और शांति के लिए योग या शांति के लिए योग। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है मानवता के लिए योग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं 21 जून को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। अगर वर्ष 2022 के योग दिवस की बात करें, ठीक है, 2023 में जो थीम चुना जाएगा और जिस स्थान पर चुना जाएगा, जब हम लोग क्रमशः करते आएंगे प्रति माह का, ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है क्योंकि 1 वर्ष से कम अवधि का है। ठीक है, तो 2022 में जो योग दिवस हुआ था वह कर्नाटक के मैसूरू में संपन्न हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 20 मई 2022 को किस राज्य में चिफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया है। ठीक है, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या राजस्थान में। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर हम देखें तो इस प्रश्न का उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टोमेटो फ्लू के बाद अब किस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है। ये अप्रैल की घटना है, ठीक है, मई की घटना है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे टोमेटो फ्लू के बाद वहां पे वेस्ट नाइल वायरस भी फैला। ठीक है, तो विकल्प देखते हैं, बिहार में, केरल में, पंजाब में या तमिलनाडु में। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है केरल में। ठीक है, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, पहली बार अगर हम बात करें वेस्ट नाइल वायरस, तो यह पहली बार 1937 में कहां पे पाया गया था, युगांडा में पाया गया था। ठीक है, और पहली बार अगर केरल में बात करें, केरल में पहली बार 2011 में इसका मामला देखा गया था। ठीक है, अब कैसे फैलता है, तो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से ये जो है कि फैलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर इस वेस्ट नाइल वायरस के वाहक होते हैं और उसी के कारण ये फैलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक कितने मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है। ठीक, देख लेते हैं विकल्प क्या है। 200 मीट्रिक टन, 300 मीट्रिक टन, 400 मीट्रिक टन या 100 मीट्रिक टन। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर हम देखें तो इस प्रश्न का उत्तर है 100 मीट्रिक टन। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ी और बात। अगर कोयला गैसीकरण की बात करें, ये कोयला गैसीकरण की बात करें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फ्यूल गैस बनाने के लिए कोयले को वायु, ऑक्सीजन वाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ
आंशिक रूप से क्या किया जाता है, ऑक्सीकृत किया जाता है, ठीक है। और जो गैस प्राप्त होता है उसका उपयोग पाइप्ड प्राकृतिक गैस, ठीक है, और मीथेन और अन्य के स्थान पर जो ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 12 मार्च को, 30 मई को या 18 नवंबर को, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा यह प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है और इसको मनाने का मुख्य कारण पहले हम जान लेते हैं। ऐतिहासिक भी है, परीक्षा में इतिहास से संबंधित प्रश्न भी हो सकता है, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न भी हो सकता है। इसी दिन 30 मई को 1826 में हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तत्कालीन कलकत्ता से किया जाता था, उस समय जब किया जाता था, और पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसको शुरू किया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? ठीक है, झारखंड, बिहार, पंजाब और तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का उत्तर है झारखंड, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, तो जो झारखंड की तंबाकू सेवन की दर थी वो 51% थी, ठीक है, जिसमें से जो 48% लोग हैं वो गैर धूम्रपान तरीकों से तंबाकू का सेवन करते थे, ठीक है। अगर हम बात करें GATS2 रिपोर्ट की, जो कि वर्ष 2018 में प्रकाशित करी गई थी, तो झारखंड में जो तंबाकू सेवन करने वालों की जो संख्या थी यह घटकर, ठीक है, 51.1% से घटकर 38.9% पे आ गई, और जिसमें से केवल 35.4% लोग गैर धूम्रपान तरीकों से इसका सेवन करते हुए पाए गए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 झारखंड राज्य को दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। IPL 2022 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता? ठीक है, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है गुजरात टाइटंस। देखिए, गुजरात टाइटंस ने IPL 2022 के फाइनल में किसको हराया? राजस्थान रॉयल्स को हराया, ठीक है। और इस मैच में सबसे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 130 रन बनाए थे, और इसके बदले में गुजरात टाइटंस ने 18.1 ओवर में ही यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि गुजरात टाइटंस इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाली 6ठी टीम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन के अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट किया है? ठीक है, हमारे विकल्प हैं चीन, रूस, पाकिस्तान या अमेरिका। अगर इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर है रूस, ठीक है। रूस ने वर्ष 2022 में 28 मई को अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का बेरेंट सी में सफल परीक्षण किया, ठीक है। अब देखा जाए, अगर इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम यह मिसाइल सफेद सागर में, मतलब व्हाइट सी में, सफेद सागर भी उसको कई बार कहते हैं, ठीक है, 1000 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा दूरी पर मौजूद टारगेट को क्या किया? सटीकता से नष्ट किया, ठीक है। इस मिसाइल की, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, जिरकॉन, इसकी खासियत ही क्या है? इसकी गति है, ठीक है। और हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की गति से 9 गुना तेज गति से यात्रा कर सकता है, ठीक है। हमको यह ध्यान देना है कितनी आवाज की तीव्रता से, आवाज की गति से, आवाज की स्पीड से 9 गुना से अधिक गति से यात्रा कर सकती है, ठीक है। कुल अगर बात की जाए तो 1 सेकंड में यह 3.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मकाक रखा गया है? ठीक है, विकल्प देखते हैं, पंजाब में, कर्नाटक में, असम में या अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर बात किया जाए
तो इसका जो नाम रखा गया है सेला मकाक, यह अरुणाचल प्रदेश के में एक दर्रा है सेला दर्रा, उसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, प्रश्न कभी आपसे पूछे, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी यह प्रश्न है कि सेला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, इसकी पहचान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो विशेषज्ञों की एक टीम थी उनके अध्ययन पे की गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है विद्युत मंत्रालय, ठीक है, ने उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने हेतु 398 थर्मल श्रेणी सी कोयला बिजली संयंत्रों के लिए पुनः कितने वर्ष के विस्तार की मांग की है। ठीक है, हमारे विकल्प हैं 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प बी सही है, 20 वर्ष। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी इसके बारे में। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 78% कोयले से चलने वाली तापीय बिजली क्षमता वाली इकाइयों के लिए वर्ष 2017 की मूल समय सीमा तय करी थी। ठीक है, वर्ष 2021 में इस सीमा को बढ़ाकर संशोधित करके 2024 कर दिया गया था। अब 20 वर्ष की और मांग करी गई है, 20 वर्ष विस्तार की और मांग करी गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का क्या किया, उद्घाटन किया। हमारे जो विकल्प हैं दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई। ठीक है, तो यह इसका उत्तर है दिल्ली। दिल्ली के कहां पे, प्रगति मैदान, दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका उद्घाटन किया गया। और जो सबसे खास बात यह है कि यह प्रधानमंत्री जी द्वारा यह घोषणा करी गई कि वर्ष 2030 तक भारत ड्रोन हब बनेगा, भारत ड्रोन हब बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। मुझे लगता है कि सबको इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए या पता होगा, लेकिन यह यूपी स्पेशल से भी रिलेटेड है। अब यूपी स्पेशल से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, अब हमको यह देखना होगा, यह हमको व्याख्या में देखनी होगी। विकल्प देखते हैं क्या है इस प्रश्न का। तो प्रतिभा रॉय, गीतांजलि श्री, उषा प्रियंवदा या नंदिनी साहू। तो इस प्रश्न का उत्तर है गीतांजलि श्री जी को दिया गया। अब देखिए गीतांजलि श्री जी असल में ये है कहां की, मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से संबंध रखती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से संबंध रखती है। अगर हम टॉम्ब ऑफ सैंड के हिंदी उपन्यास की बात करें जिससे ये अनुवादित हुआ है, ठीक है, तो यह किसी भी भारतीय भाषा की पहली किताब बन गई है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला। ठीक है, मूल रूप से यह उपन्यास हिंदी में लिखा गया था, रेत समाधि। उसका अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड किसने किया है, डेजी रॉकवेल। किसने किया है, डेजी रॉकवेल ने किया है, डेजी रॉकवेल ने किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा, ठीक है, रिलीज किए गए एक अध्ययन के अनुसार, अब ये जो कीजी है मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी, उसने एक अध्ययन किया, उसके अनुसार क्या रिपोर्ट निकला है इसके बारे में प्रश्न है। घर से काम करने के लिए कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। वर्क फ्रॉम होम, कोविड के समय वर्क फ्रॉम होम की अवधारणा आई, ठीक है, तो वहीं कीजी ने एक रिपोर्ट जारी किया कि ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे अच्छा वर्क फ्रॉम होम के लिए सबसे अच्छा है। तो विकल्प क्या है, कराची, दिल्ली, बीजिंग या सिंगापुर। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर है सिंगापुर। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, सिंगापुर। ठीक है, चलिए ये सिंगापुर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। इसके बाद वाशिंगटन है, ऑस्टिन है, बर्न है, ज्यूरिख है, ये सब उसके बाद अच्छे शहरों की संख्या में या स्थानों में आते हैं। तो सबसे अच्छा जो है वह सिंगापुर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह किसे राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, राज्य के विश्वविद्यालय जो राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं, वहां पे चांसलर कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में अब कौन बनेगा, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री। तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों को चांसलर बनाने की अनुमति ये कैबिनेट ने क्या किया है, ये
प्रस्ताव स्वीकार किया है। चलिए आगे चलते हैं, इस प्रस्ताव को मंजूरी किया है, इसमें और महत्वपूर्ण नहीं है कुछ चीज। चलिए आगे चलते हैं, विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, 10 जनवरी को, 12 जनवरी को, 20 अगस्त को या 23 मई को? तो प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि कब से कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत हुई, तो वर्ष 2000 से। कब से? वर्ष 2000 से कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। इसका जो उद्देश्य है कछुओं और दुनिया भर में उनके तेजी से गायब होते आवासों की रक्षा करना है। ठीक है, और विश्व के दुनिया के सबसे पुराने जीवित सरीसृप के बारे में जागरूकता करने के लिए यह साल मनाया जाता है। तो इससे एक तथ्य और मिलता है कि यह दुनिया का सबसे पुराना जीवित सरीसृप है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? परीक्षाओं में आंकड़ों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 220 करोड़ रुपए, 320 करोड़ रुपए, 290 करोड़ रुपए या 140 करोड़ रुपए? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है 220 करोड़ रुपए। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है, ये जो टेस्ट बेड है, 5G टेस्ट बेड है, इसका उद्देश्य है दूर संचार उद्योग को भारत के भीतर अपने उत्पादों का परीक्षण एवं सत्यापन करने और विदेशों में सुविधाओं पर उनकी निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन बन गई हैं? ठीक है, कौन बन गई हैं? चलिए देखते हैं। कैप्टन अभिलाषा बराक जी, कैप्टन कोमल सिंह जी, कैप्टन जया द्विवेदी जी या कैप्टन सोनम अग्निहोत्री जी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है कैप्टन अभिलाषा बराक जी। ठीक है, कैप्टन अभिलाषा बराक जी कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है। अगर हम आर्मी एविएशन कॉर्प्स के गठन की बात करें, आर्मी एविएशन कॉर्प्स के गठन की बात करें तो यह 1 नवंबर 1986 को गठित हुआ था। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि ये जो अभिलाषा बराक जी हैं ये हरियाणा की रहने वाली हैं। ठीक है, और सितंबर 2018 में आर्मी एयर डिफेंस कोर में इनको कमीशन किया गया था, इनको कमीशन मिला था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया? किस क्षेत्र में? उर्वरक क्षेत्र में। अभी नैनो यूरिया चल रही है इंडिया में, ठीक है, तो उससे भी संबंधित है और प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, विकल्प क्या है? जॉर्डन, सीरिया, इजराइल या इराक? तो इस प्रश्न का उत्तर है जॉर्डन। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी देख लेते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री के अनुसार या उर्वरक मंत्रालय के अनुसार जॉर्डन उर्वरक के लिए भारत का सबसे पसंदीदा देश है या सबसे वरीयता प्राप्त देश है। ठीक है, और भारत जॉर्डन से फास्फेटिक और पोटास उर्वरकों का सबसे बड़ा खरीदार है। जॉर्डन भारत को म्यूरेट ऑफ पोटास के अपने उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा क्या करता है? आवंटित करता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? तो वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक की बात करी जा रही है। भारत का रैंक कम हुआ है। अब रैंक कम होने के बाद वह किस स्थान पे आ गया है? तो 60वें स्थान पे, 54वें स्थान पे, 52वें स्थान पे या 48वें स्थान पे? ठीक है, तो 54वें स्थान पे आ गया। हमको ध्यान देना है कि जैसे जैसे हम लोग मंथ वाइज ये करते जाएंगे, उस मंथ में जो भी महत्वपूर्ण सूचकांक, जो भी महत्वपूर्ण पोर्टल या जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं रहेंगी उसी को उसमें वहां पे ही उसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक की बात करें तो दक्षिण एशियाई देशों की बात करें, अगर भारत की जो स्थिति है ऑल ओवर तो कम हुई है, लेकिन अगर दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो इसमें भारत अभी भी शीर्ष पर बना हुआ है। और अगर 2019 की बात करें तो 46वें स्थान पे था। वैश्विक सूची की बात करें तो जापान अभी भी शीर्ष पर है, पहले स्थान पे जापान है, उसके बाद यूएसए है, स्पेन है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। सरकार ने ओलंपिक विजेता जैवलिन थ्रोअर, ठीक है, नीरज चोपड़ा को किस देश के 10 मीटर
कुओर्टाने ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में भेजे जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तो भारत सरकार ने जो हमारे जैवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा जी को, उनको कुओर्टाने ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र भेजा है। वो कौन से देश में अवस्थित है ये, ठीक है, रसिया में, जर्मनी में, फिनलैंड में या यूक्रेन में? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड। तो लगभग इस पे ये 4 सप्ताह तक प्रशिक्षण ये चला और लगभग 10 लाख रुपए इस पे सरकार के खर्च हुए, ठीक है। अगले ओलंपिक के बेहतरीन तैयारी के लिए इनको वहां पे भेजा गया था। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर, ठीक है, नाम याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर एक महीने से कम समय में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की कितने पर्वत चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, ठीक है। 6 पर्वत चोटी, 4 पर्वत चोटी, 8 पर्वत चोटी या 7 पर्वत चोटी? तो इस प्रश्न का उत्तर है 4 पर्वत चोटी, ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि ये 4 पर्वत चोटियां जो हैं, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची 4 पर्वत चोटियां हैं और एक सीजन में 8000 मीटर की ऊंचाई से अधिक की चोटियों पर पहली भारतीय महिला बन गई है जिन्होंने कि 4 पर्वत चोटियों पे क्या किया, फतह किया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी? बिहार, पंजाब, राजस्थान या झारखंड? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा घोषित यह क्या है, एक शहरी रोजगार योजना है, ठीक है। इस पर लगभग सालाना 800 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी और इस योजना के तहत यह किया जाएगा कि जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको प्रतिवर्ष कम से कम कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? तो 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, ठीक है, 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बना? मतलब वर्ष ये कब की बात हो रही है? ये मई की बात हो रही है भाई, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। तो मई 2022 में ऐसा कौन सा देश है जिसने, खाड़ी देश है, पहला खाड़ी देश है जिसने अपने यहाँ मंकी पॉक्स का मामला दर्ज किया? तो कुवैत है, ओमान है, कतर है या यूएई है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि जो WHO के अनुसार क्या है कि मंकी पॉक्स वायरस एक आर्थ्रोपॉक्स वायरस है जो चेचक की तरह है और इसमें चेचक जैसे लक्षण भी दिखते हैं हल्के हल्के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख के तौर पर निम्न में से किसे चुना गया है? ठीक है, WHO का जो मुखिया किसे चुना गया है? तो टेड्रोस एडहनाम गिब्रेयस, मारिया वान केरखोव, सौम्या स्वामीनाथन और राहुल सचदेवा, ठीक है। तो इसका विकल्प ए सही है, टेड्रोस एडहनाम इसका सही उत्तर है, ठीक है। और अगर बात की जाए तो ये दूसरी बार चुने गए हैं, पहली बार कब चुने गए थे? तो पहली बार 2017 में चुने गए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व आर्थिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 22 मई से लेकर 26 मई 2022 तक विश्व के किस देश में आयोजित की गई? ठीक है, तो चीन में, स्विट्जरलैंड में, भारत में या रशिया में? तो यह कहां आयोजित करी गई? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के कहां आयोजित करी गई? स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित करी गई, ठीक है, दावोस में आयोजित करी गई। असल में यह बैठक जो मई में हुई यह जनवरी में ही निर्धारित करी गई थी, लेकिन ओमिक्रॉन के संक्रमण के कारण यह स्थगित कर दी गई थी, ठीक है, और मई में संपन्न हुई। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। रेल मंत्रालय ने कहा कि वह एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ सहयोग करेगा? ठीक है, वह कौन सा आईआईटी संस्थान है जिसके साथ स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए रेल मंत्रालय ने क्या किया? सहयोग किया। तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास या आईआईटी कानपुर? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है आईआईटी मद्रास, ठीक है। चलिए अब बात किया जाए
तो आईआईटी मद्रास के द्वारा क्या होगा, आईआईटी मद्रास की सहायता से रेलवे मंत्रालय मद्रास में एक हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा और इस मौजूदा जो रेलवे का अनुसंधान केंद्र है CRR के माध्यम से इसमें मदद भी किया जाएगा और यह परियोजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा करी है? ठीक है, नेपाल के, रूस के, पाकिस्तान के या USA या अमेरिका के? तो इस प्रश्न का उत्तर है अमेरिका के। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जोई बाइडेन है। ठीक है, और अगर बात किया जाए, ठीक है, IPEF की बात किया जाए तो इसमें भारत, अमेरिका सहित कुल 13 देश इसमें शामिल हो गए हैं और इसमें चीन और ताइवान को शामिल नहीं किया गया है। और दूसरी बात अगर बात की जाए कि ये जो 13 सदस्य इसमें शामिल हुए हैं उसमें से 11 सदस्य रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के भी सदस्य हैं। चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? चलिए, WHO, यूनिसेफ, UNHRC, UNEP। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है WHO। ठीक है, WHO ने क्या किया है? आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। ठीक है, और उन्हें आशा कार्यकर्ता को क्या, समुदाय को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने और कोरोना महामारी के दौरान भारत में रहने वाले जो गरीब हैं, ठीक है, उनके पास प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा पहुंचाना सुनिश्चित किया। उनकी इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इनको सम्मानित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी? ठीक है, तो 10, 12, 20 या 15? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है यह है 10। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे नाम महत्वपूर्ण नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस नाम तब महत्वपूर्ण हो जाता जबकि वहां से उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहें तो कोई वहां का चीफ जस्टिस बदले जाते, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश बदले जाते, या कोई न्यायाधीश या वहां के मुख्य न्यायाधीश जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनते तब नाम महत्वपूर्ण है। 10 लोगों का नाम बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 20 मई को, 22 मई को, 12 जनवरी को या 10 मार्च को? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है 22 मई को। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है यह विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों को संदर्भित करता है जो पारिस्थितिक तंत्र को बनाते हैं और पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, प्राकृतिक संतुलन और मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम वर्ष 2022 के थीम की बात करें तो बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण, ये थीम है वर्ष 2022 के। चलिए, भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। ठीक है, यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी या इंदिरा गांधी जी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है यह है राजीव गांधी जी। ठीक है, राजीव गांधी जी भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे। 1984 और 1989, ठीक है, के बीच देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। राजीव गांधी जी अपनी मां मतलब भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री पद संभाला था। चलिए आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 18 जुलाई, 21 मई या 30 नवंबर? ठीक है, तो यह मनाया जाता है 21 मई को। 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का जो संकल्प था वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन
जिसको FAO कहते हैं, अपनाया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है चाय के सतत उत्पादन को बढ़ावा देना और गरीबी और भूख से लड़ने हेतु जागरूकता बढ़ाना। एक तथ्य यह है कि भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है? ठीक है, मंकी पॉक्स से यदि कोई वहां पे पीड़ित है तो उनको 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन का पालन करना है, जो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं विकल्प। बेल्जियम, आर्मेनिया, बेलारूस या वेनेजुएला। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत की मुक्केबाज निकहत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीता? ठीक है, कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें इन्होंने, निकहत जरीन जी ने जीता स्वर्ण पदक। ठीक है, थाईलैंड की जिटपाग जुतामास को इन्होंने 5-0 से हराया। ठीक, तो अगर उप विजेता कौन रही तो थाईलैंड की जिटपाग रही। और अगर बात किया जाए कितने वर्ग किलोग्राम में जीता तो 52 किग्रा वर्ग भार या 12 किलोग्राम वर्ग भार में इन्होंने यह जीता। और यह कारनामा करने वाली, या मतलब अगर बात किया जाए कि विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये 5वीं महिला बॉक्सर बन गई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी? ठीक है, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। तो चीन, जापान, भारत या पाकिस्तान। ये वर्ष 2022 की बात हो रही है, यह ध्यान रखना। जब हाल ही में हम लोग देख रहे हैं तो वर्ष 2022 की बात हो रही है, मई। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर है भारत। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? भारत। अगर हम बात करें भारत के बारे में और गेहूं के बारे में, तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। ठीक, रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग हो रही है उसके कारण गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में लगभग 40% की तेजी आई है। इस कारण गेहूं मतलब भारत से गेहूं का निर्यात बढ़ गया है और स्थानीय स्तर पर गेहूं और आटों की कीमतों में भारी तेजी आ जाने के कारण इस चीज को मतलब गेहूं के निर्यात को रोक लगाई गई या इसका निर्णय लिया गया। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना? कहने का मतलब यह है कि किस देश को रिप्लेस करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चेक गणराज्य को चुना। तो विकल्प देखते हैं, नेपाल, श्रीलंका, भूटान या रूस। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है रूस। ठीक है, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल 157 देशों ने चेक गणराज्य के पक्ष में मतदान किया, 23 देशों ने मतदान से परहेज किया। चेक गणराज्य 31 दिसंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सीट पर बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक वो है, मतलब उसका एक घटक निकाय है जिसका उद्देश्य क्या है? मानवाधिकारों की रक्षा करना। चलिए आगे चलते हैं। साइंस टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया था? ठीक है, तो चंद्रमा से मिट्टी क्या लाई गई थी? पृथ्वी पे लाई गई थी पहले से। और किस देश के शोधकर्ताओं ने उस मिट्टी पर क्या उगाया है? पौधे उगाए हैं। जापान, चीन, अमेरिका या पाकिस्तान? ठीक है, तो अमेरिका इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसे उगाया है। अगर हम बात करें अपोलो मिशन 11, 12 और 17 में यांत्रिक यात्रियों ने लगभग 50 साल पहले मिट्टी चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया था। ठीक है, और उसी मिट्टी पर यह जो है पौधा उगाया गया है। अगर इसका निष्कर्ष देखें तो पौधे उगे लेकिन उतने मजबूत नहीं थे जितने कि पृथ्वी पर उगाए गए, पृथ्वी की मिट्टी पर उगाए गए पौधे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना या
मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है। ठीक है, चलिए विकल्प देखते हैं, दिल्ली, बिहार, झारखंड या असम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है दिल्ली है। दिल्ली इस प्रश्न का उत्तर है। इसका तर्क न्यायालय का यह था कि दिल्ली सरकार नए सिरे से राशन की होम डिलीवरी योजना शुरू करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराए गए अनाज का इस्तेमाल नहीं कर सकती। असल में केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के दिल्ली के, उन्होंने क्या किया था कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो अनाज मुहैया कराया गया था, उसी अनाज को इस योजना के नाम से घर तक वो पहुंचा रहे थे। ठीक है, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संस्था ने खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक की मदद की घोषणा की है? ठीक है, IMF, विश्व बैंक, WTO या WHO ने? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए अगले 15 महीनों में, 15 महीने जब हम देख रहे हैं तो लगभग 11 महीने बीत चुके हैं। ठीक है, क्योंकि यह मई 2022 का प्रश्न है, यह भी ध्यान रखना है हमको। ठीक है, मई 2022 का। ठीक है, तो लगभग 15 महीने में $12 अरब की नई परियोजनाओं की तैयारी पर देशों के साथ काम कर रहा था। विश्व बैंक समूह के जो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास ने कहा कि खाद्य कीमतों में वृद्धि का सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों को विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए हम ये मदद की योजना बना रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज हेतु अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा है? ठीक है, तो नेपाल, जापान, रूस या चीन? तो इस प्रश्न का उत्तर है चीन। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? चीन। अब अगर बात करें पृथ्वी से करीब करीब 32 प्रकाश वर्ष दूर, प्रकाश वर्ष मतलब एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय करी जाती है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो पृथ्वी से लगभग 32 प्रकाश वर्ष दूर सौर मंडल के बाहर, ठीक है, रहने योग्य मतलब पृथ्वी के जैसे ही ग्रहों की खोज के लिए यह परियोजना बनाई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस देश ने डेफलिपिक्स 2021 की मेजबानी की? फ्रांस, स्पेन, ब्राजील या कनाडा ने? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है ब्राजील। ठीक है, डेफलिपिक्स ब्राजील में समाप्त हुए वर्ष 2022 में। अब भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात करें तो कुल 16 पदक इन्होंने अपने नाम किए। ठीक है, 2021 में 16 पदक इन्होंने नाम किए, जिसमें से 8 स्वर्ण थे, 1 रजत था और 7 कांस्य शामिल थे। कुल 11 खेल विधाओं में भाग लिया गया था। 65 एथलीट भारत की ओर से शामिल थे। ठीक है, अगर बात किया जाए तो 1965 में इसने भारत ने डेफलिपिक्स में प्रवेश किया था और भारत का अब तक का सबसे बड़ा यह प्रतिनिधित्व है। ठीक है, 65 लोगों का डेफलिपिक्स 2021 में। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या दिल्ली? तो यह दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार है। और इसमें क्या किया जाएगा कि जो शहरी कृषि नीति है उसमें दुनिया भर के, विश्व भर के सभी जो उनके यहाँ सिस्टम, अच्छे सिस्टम है, सर्वोत्तम सिस्टम है या प्रथा है, उनको इसमें शामिल किया जाएगा और एक बेहतरीन शहरी कृषि नीति को शुरू किया जाएगा। ठीक है, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने का घोषणा किया? 60 लाख रुपए। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, करोड़ रुपए यहाँ पे बता दिया और इसमें ऑप्शन में एक ही में करोड़ है। यहाँ पे मान लीजिए कितने रुपए करने का घोषणा किया। ठीक है, तो 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, 1 करोड़ रुपए। और अगर बात किया जाए तो इसके लिए 450 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने, एक सेकंड,
ये प्रश्न है। द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार वर्ष 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से कितने लाख लोगों की मौत हुई थी? ठीक है, 90 लाख लोगों की मौत, 10 लाख लोगों की मौत, 20 लाख लोगों की मौत या 30 लाख लोगों की मौत? तो यह बहुत दुखद है कि वर्ष 2019 में प्रदूषण के कारण केवल 90 लाख लोगों की मौत हुई थी विश्व भर में। ठीक है, और अगर बात किया जाए तो साल 2000 के बाद, वर्ष 2000 के बाद अब तक इन आंकड़ों में कुल 55% की वृद्धि हो चुकी है। तो इससे भी ये पता चलता है कि पर्यावरण प्रदूषण किस हद तक बिगड़ चुका है। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि दुनिया भर में हर साल प्रदूषण संबंधी कारणों में से लगभग 6 में से 1 व्यक्ति की मौत होती है। हर 6वां व्यक्ति प्रदूषण के कारण प्रत्येक वर्ष मरता है। चलिए आगे चलते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह, ठीक है, या चिटगांग पोर्ट के उपयोग की पेशकश की? नेपाल को, चीन को, भूटान को या भारत को? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है भारत को। चटगांग बंदरगाह तक पहुंच के लिए भारत, जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य हैं, असम हो गया, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनको क्या होगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो जो भारत के पूर्वोत्तर हिस्से हैं वहाँ पे ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के माध्यम से चटगांग बंदरगाह या पोर्ट तक पहुँचा जाता था। अगर बात करें चिटगांग बंदरगाह की तो यह बांग्लादेश का प्रमुख बंदरगाह है जो कि कर्णफुली नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? कर्णफुली नदी पर बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने 14 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस पोर्टल को लॉन्च किया? गति शक्ति संचार, हमसफर, हम शक्तिवन, भारत शक्ति संचार? तो इस पोर्टल को, किस पोर्टल को लॉन्च किया था? गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया था। और यह पोर्टल टावरों की स्थापना करने, फाइबर तारों को बिछाने के लिए, आगामी 5G रोल आउट को बढ़ावा देने के अनुमोदन को तेज और केंद्रीकृत करने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, इस पोर्टल को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के विजन क्षेत्रों के साथ संरेखित करने के लिए विकसित किया गया। चलिए आगे चलते हैं। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, शायद नहीं 1 दिसंबर या 10 दिसंबर, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, सॉरी इसके लिए, शायद 1 दिसंबर है। ठीक है, और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ठीक है, तो एड्स वैक्सीन दिवस जो है यह किस दिन को मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 19 नवंबर या 18 मई? तो 18 मई को मनाया जाता है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें कि 18 मई को ही क्यों मनाया जाता है, तो 18 मई 1997 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थी बिल क्लिंटन ने मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में इस अवधारणा को, एड्स वैक्सीन की अवधारणा को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? ठीक है, 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो पंजाब, तमिलनाडु, असम और राजस्थान। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है राजस्थान। ठीक, राजस्थान में कोटा के मुकुंदरा हिल्स के बीच में एक गलियारे के रूप में यह स्थित है। अभयारण्य कौन सा? रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुंद्रा हिल्स के बीच में। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ष 2022 में, तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रानीपुर को बनाया गया था, वहां पे भी जो है टाइगर रिजर्व उसको भी घोषित किया गया था। वैसे अगर बात करें, देखिए अगर वेबसाइट की बात करें तो सरकारी वेबसाइट पर 53 है और ये टाइगर प्रोजेक्ट जो है उससे रिलेटेड वेबसाइट पे है, और जो वन्य जीवन संस्थान है, ठीक है, उस पे 54 दिखाया जा रहा है देश में टाइगर रिजर्व की संख्या। ठीक है, तो जैसा रहे, अगर विकल्प में दिया रहे 53 दिया रहे तो हमको क्या मानना है? 53 मानना है। अगर 53 न दिया रहे, ठीक है, तो हमको 54 मानना है। अगर दोनों में दिया रहे तो फिर उसके बाद कोर्ट ही मालिक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में
राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें CEC मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने निम्नलिखित में से किसकी जगह ली है? सुशील चंद्रा जी की, मोहन गुप्ता जी की, अनिल अग्निहोत्री जी की या कोमल अग्रवाल जी की? तो इन्होंने सुशील चंद्रा जी की, किसकी? सुशील चंद्रा जी की क्या ली है? जगह ली है। अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार करी गई थी। चूंकि संविधान के अनुसार करी गई थी इसलिए इसे संवैधानिक निकाय भी माना जाता है, जो भारत में संघ और राज्य, संघ के से संबंधित मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य की चुनाव प्रक्रिया मतलब वहां की विधायिका मतलब विधानमंडल, मतलब विधानसभा और विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों में चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करती है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो में शामिल होने की रुचि दिखाई है? रूस, डेनमार्क, नीदरलैंड या स्वीडन? ठीक है, तो फिनलैंड के साथ कौन जा रहा है? और स्वीडन जा रहा है, स्वीडन जा रहा है। ठीक है, नाटो क्या है? एक सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर कार्य करता है। उसका मतलब यह है कि एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा। ठीक है, और यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 में, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि या जिसको वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, उसी के आधार पर स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। अगर हम रशिया और यूक्रेन के युद्ध की बात करें तो उसका जो मुख्य कारण यह है कि रशिया ने यूक्रेन को यह आश्वासन दिया था कि हम तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है, लेकिन तुम नाटो में शामिल होने की कोशिश मत करना। लेकिन क्या किया? यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। इस कारण और भी तमाम मुद्दे थे, लेकिन मुख्य चीजें ये थी क्योंकि यूक्रेन यहाँ पे और यूक्रेन और रशिया के जो बॉर्डर है मिलते हैं। अगर नाटो में यूक्रेन शामिल हो गया तो फिर जो नाटो कंट्रीज हैं उनकी सीमा रशिया से मिलने लगेगी। रशिया से मिलने लगेगी तो क्या होगा? उनके लिए खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, उनके लिए खतरा बढ़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च को, 12 नवंबर को, 16 मई को या 20 जनवरी को? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है 16 मई को। ठीक है, यूनेस्को और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा यह दिवस आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगर इस दिवस की बात करें तो इसका उद्देश्य आम जनमानस के दैनिक जीवन में प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल नामक परियोजना के अनुसार 2.1 मिलियन भारतीयों में से कितने प्रतिशत का रक्तचाप अनियंत्रित है? ठीक है, लगभग 23%, लगभग 30%, लगभग 39% या लगभग 43%। तो इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखें तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए, लगभग 23%। ठीक है, 23%। तो कहने का मतलब ये है कि जो 2.5 करोड़ व्यक्तियों के लिए रक्तचाप का प्रबंधन करके अगले 10 वर्षों में हृदय रोग से होने वाली 5 लाख मौतों को रोका जा सकता है। यह भी इसी परियोजना से संबंधित जानकारी है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 मई या 20 अगस्त? तो इस प्रश्न का उत्तर है 15 मई। ठीक है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र परिवार को समाज की मूल इकाई के रूप में मान्यता देता है, इसलिए उसके द्वारा यह दिवस मनाया जाना क्या किया गया? आरंभ किया गया। यह दिवस परिवारों द्वारा विकास में उनकी निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को रेखांकित करता है। जबकि हम सिंगल परिवार की ओर जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली की ओर जा रहे हैं, तो संयुक्त फैमिली कितना इंपॉर्टेंट है वह भी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस उसको भी रेखांकित करता है। ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? ठीक है, श्रीलंका, जापान, भूटान और मालदीव। तो इस प्रश्न का उत्तर है श्रीलंका। रानिल विक्रमसिंघे
श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और इन्होंने किसका स्थान लिया, तो महिंद्रा राजपक्षे जी का स्थान लिया, और महिंद्रा राजपक्षे जी ने क्या किया था, अपने पद से इस्तीफा दिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप खिताब जीता है, ठीक है। तो पहली बार थॉमस कप खिताब जीता है श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने, भारत ने और ऑस्ट्रेलिया ने, तो भारत ने जीता है। अब प्रश्न यह भी कई बार पूछता है कि फला कप किस खेल से संबंधित है, तो थॉमस कप जो है वह अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। चलिए अगर बात करें जाए तो यह टूर्नामेंट 1949 से खेला जा रहा है। भारतीय टीम थॉमस कप के 73 साल के इतिहास में पहली बार चैंपियन बनी है, ठीक है। और भारत ऐसा करने वाला छठी टीम है। चलिए आगे चलते हैं, छठी टीम है जिसने थॉमस कप अपने नाम किया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर का 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया? एंड्रयू साइमंड्स, टिम पेन, रिकी पोंटिंग या एडम गिलक्रिस्ट, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है एंड्रयू साइमंड्स। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, और कुछ खास इसमें नहीं है, अगला प्रश्न है विश्व कृषि पर्यटन दिवस, ठीक है, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 20 जनवरी को, 12 मार्च को, 18 अगस्त को या 16 मई को, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है 16 मई को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पर्यटकों को खेती का आनंद प्रदान करना और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना, ठीक है। चलिए ये तो इसका उद्देश्य हो गया। आगे चलते हैं। हालांकि किसान जो है निश्चित तौर पर खेती करने से दुखी होते हैं। अभी देखिए बारिश हो गई और ओले भी पड़े, जिससे पता नहीं कितने किसान परिवारों का क्या हुआ, पूरे साल भर की मेहनत उनकी खराब हो गई, ठीक, गेहूं की फसल खराब हो गई। किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शंस अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ठीक है, नेपाल को, भारत को, चीन को या बांग्लादेश को? तो इस प्रश्न का उत्तर है भारत। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? भारत। ठीक है, अगर बात किया जाए कि कब चुना गया तो 7 मई 2022 को फिलीपींस के मनीला में इस अथॉरिटीज की जो थी कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में सर्वसम्मति से भारत को चुना गया, AAEA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। AAEA 1998 में स्थापित एक गैर पक्षपातपूर्ण मंच है। चलिए आगे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी या राजनाथ सिंह? तो इस प्रश्न का उत्तर है मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, यह कहां पे है? देश का पटवाई कहां पे है? पटवाई में देश का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। यह रामपुर में है। रामपुर कहां है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, विकल्प हमारे हैं 30%, 50%, 10% या 20%। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है 50%। ठीक है, वर्ष 2024 तक यह लक्ष्य रखा गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? यह नितिन गडकरी जी हैं। इन्होंने कहा कि जो सड़क सुरक्षा है यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ठीक है, संभावित दुर्घटना स्थलों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, वहां की अवसंरचनाओं को विकसित करना चाहिए और जिससे कि आवागमन बहुत ही सुरक्षित हो सके। चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट में पानी थोड़ा पी लूं। है ना, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा करी है? ठीक है, तमिलनाडु, केरल, असम या कर्नाटक? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह तमिलनाडु है। MK स्टालिन जी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए
ठीक है, जो पहले से मिड डे मील चल रहा है उसके अतिरिक्त यह मध्याह्न यह क्या किया जाएगा, मुफ्त नाश्ता दिया जाएगा। ठीक है, और इस तरीके का शुरुआत करने वाला तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है। चलिए आगे चलते हैं। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति है इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। कैटलिन नोवाक रोमानिया की, हंगरी की, यूक्रेन की या बेलारूस की? तो यह हंगरी की है। किस, कहाँ की? हंगरी की है। चलिए, इसके पहले जो है कि वे 44 साल की उम्र में हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति चुनी गई हैं तो राष्ट्रपति भी है सबसे कम उम्र की। और इन्होंने किसकी जगह ली? तो जेनोस एडर की इन्होंने जगह ली। ठीक है, 5 साल वहां पे राष्ट्रपति पद का कार्यकाल होता है। जैसे भारत में 5 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति पद का, वैसे हंगरी में भी 5 साल का ही कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। चलिए आगे चलते हैं। किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज करी गई है? ठीक है, पीली सड़क जैसी संरचना। ठीक है, तो इसको येलो सेतु भी बोल सकते हैं। ठीक है, पीली सेतु भी बोल सकते हैं। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर? तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रशांत महासागर। ठीक है, अब समुद्री वैज्ञानिकों के मुताबिक लिली सुओकलानी रिज सबसे बड़े समुद्री संरक्षण वाले क्षेत्रों में से भी एक है और इस रिज के केवल 3% हिस्से तक ही अभी अन्वेषण हो पाया है या इंसान पहुंच पाए हैं। ऐसे में मतलब यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ जो सड़क जैसी संरचना है उसके सैंपल भी लिए गए हैं, हालांकि अभी रिसर्च जारी है। ये पीली सड़क जैसी संरचना असल में क्या है यह आने वाले आगे समय में पता चलेगा। चलिए, हाल ही में भारत के किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? ठीक है, अभी हमने देखा था वहां पे। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड एक और प्रश्न है, बिहार में, पंजाब में, केरल में या तमिलनाडु में? तो यह उत्तर, इसका जो है सही उत्तर है केरल में। ठीक है, केरल राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए। टमाटर फ्लू मुख्यतः बड़ी संख्या में बच्चों को अपना शिकार बनाता है। टमाटर फ्लू या टोमेटो फ्लू क्या है? एक सामान्य वायरल संक्रमण है। ठीक है, जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बुखार आता है, त्वचा में जलन होता है, शरीर में पानी की कमी के साथ इस बीमारी की शुरुआत होती है। फ्लू से संक्रमित जो बच्चे हैं, टमाटर फ्लू नाम कैसे पड़ा कि जो संक्रमित बच्चे हैं उनमें टमाटर की तरह चकत्ते बन जाते हैं जो आमतौर पर लाल रंग के होते हैं। टमाटर फ्लू को टमाटर बुखार भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के कोलाइडर डिटेक्टर एट फॉर्मीलैब के सहयोग से शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि उन्होंने डब्ल्यू बोसान के द्रव्यमान का सटीक मापन किया है। ठीक है, डब्ल्यू बोसान के द्रव्यमान का सटीक मापन किया है अमेरिका, चीन, नेपाल या रूस। ठीक है, तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया है। ठीक है, डिटेक्टर एट फॉर्मीलैब जिसको CDF भी कहते हैं, उसके सहयोग से शोधकर्ताओं ने यह घोषणा करी है। ठीक है, डब्ल्यू बोसान की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू बोसान सबसे पहली बार वर्ष 1983 में फ्रैंको स्विस सीमा पर स्थित जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको CERN भी कहते हैं, वहां पे सबसे पहली बार इसको देखा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है? कब? 2022 में। ठीक है, उस देश का सबसे पहला मामला है कोविड-19 का। किस देश ने यह पुष्टि करी है? ठीक है, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, उत्तर कोरिया ने या भूटान ने? तो इसकी पुष्टि करी है उत्तर कोरिया ने। ठीक है, उत्तर कोरिया ने राष्ट्रीय आपात घोषित किया, वहां के तानाशाह किम जोंग है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह 2020 में ही शुरू हुआ था, लेकिन उत्तर कोरिया में अगर पहला मामला इसका देखा जाए तो वर्ष 2022 में दर्ज किया गया। पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस पेशे से जुड़े हुए थे? संतूर वादक थे, तबला वादक थे, गायक थे, ठीक है, या बांसुरी वादक थे? तो अगर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो ये संतूर वादक थे। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी। ठीक, इनका जन्म 1938 को जम्मू में हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी भी जाने माने गायक थे
और एक तरीके से अगर कहा जाए कि जो संतूर है यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर में ही प्रचलित वाद्य यंत्र था। इस संतूर को पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने क्या किया, विश्व भर में लोकप्रिय बनाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के दूसरे चरण की शुरुआत की? बिहार, पंजाब, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश। ठीक है, 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 या लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। ठीक है, यह बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव पहल है। लाडली लक्ष्मी योजना एक व्यापक योजना है जो लड़की को, जो किसी कन्या को, ठीक है, जन्म से लेकर उसकी शादी तक किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित है? सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित है। नेपाल के, चीन के, पाकिस्तान के या बांग्लादेश के? तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हैं, ये जो पीड़ित हैं ये महोदय हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ठीक है, अगर बात किया जाए कि सेरेब्रल एन्यूरिज्म कहाँ से संबंधित बीमारी है, तो यह दिमाग से संबंधित एक खतरनाक बीमारी है जो कि दिमाग के किसी भी भाग में हो सकती है। और सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाता है, लेकिन 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में इस बीमारी से जो प्रभावित होने का जो चांस होता है वह अधिक होता है। चलिए आगे चलते हैं। सरकार वर्ष 2024-25 तक कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? ठीक है, 22, 10, 33 या 15? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है 33। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा इसके बारे में, तो कार्गो क्षेत्रों में सुधार के बारे में जो मंत्रालय है उन्होंने कहा कि जो टियर 2 के शहर है और टियर 3 के शहर है, ठीक है, उससे क्या होगा कि परिवहन पे उससे ध्यान केंद्रित होगा और वहां पे क्या होगा कि जो महत्वपूर्ण अवसंरचनाएं हैं उनको विकसित किया जाएगा। ठीक है, और छोटे आकार के विमानों की खरीद से इसको हासिल किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज कराने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्नलिखित में से कौन बनी है? ठीक है, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने 100 अरब डॉलर का राजस्व, 100 अरब डॉलर से अधिक का राजस्व प्राप्त किया है? ठीक है, तो यह कंपनी विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस या रिलायंस इंडस्ट्रीज? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ठीक है, तो अगर इस प्रश्न का विकल्प देखें तो यून सुक एओल, ली जे मायुंग, पार्क योंग जिंग या सुह वुक? तो इस प्रश्न के जो उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए, यून सुक यावोल। ठीक है, यून सुक यावोल दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति हैं और इन्होंने कहा कि एक तरीके से इन्होंने जो अपने शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण का आह्वान किया और इन्होंने बताया कि जो उत्तर कोरिया के जो हथियार हैं वो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। चलिए आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? ठीक है, 9 मई, 10 जनवरी, 12 अप्रैल या 20 जुलाई? तो महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाती है 9 मई को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो हमारे जो विकल्प हैं बेंगलुरु, दिल्ली, पटना, लखनऊ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है बेंगलुरु में। कहां पे? बेंगलुरु में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है,
विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसने जीता या किसने प्रदान किया गया? राहुल सचदेवा जी, सिंथिया रोसेन जवेन जी, डॉक्टर रतनलाल जी या साइमन एन महान जी ने। ठीक है, तो सिंथिया रोसेन जवेग ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 अपने नाम किया या इन्होंने उसे जीता। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस दिवंगत फोटोग्राफर को वर्ष 2022 की पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ब्रायन स्केरी, अर्शदीप सिंह, राहुल सचदेवा, दानिश सिद्दीकी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है दानिश सिद्दीकी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? दानिश सिद्दीकी। चलिए आगे चलते हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है? ठीक है, यूक्रेन युद्ध के साथ किस देश का युद्ध चल रहा है? रशिया का। ठीक है, यह ध्यान रखना है, यूक्रेन के साथ। तो जापान, चीन, रशिया, नेपाल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है विकल्प सी। इस प्रश्न का उत्तर है रशिया। ठीक है, इस प्रश्न का क्या उत्तर है? रशिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस वर्ल्ड रेड क्रॉस डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका विकल्प देखते हैं। 10 जनवरी, 12 मार्च, 8 मई या 20 अगस्त। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है 8 मई। ठीक है, 8 मई को यह मनाया जाता है और यह रेड क्रॉस और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक जो हेनरी डुनेंट जी हैं उनकी जयंती को मनाया जाता है। अगर पहली बात करें कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया था, तो पहली बार 1948 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? मई और अगस्त के दूसरे रविवार को, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, मार्च और अक्टूबर के दूसरे सोमवार को, जनवरी और अक्टूबर के दूसरे मंगलवार को। तो अगर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को यह मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2006 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की स्थापना करी थी। ठीक है, यह खास तौर से इसका उद्देश्य जो है प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, उनके आवासों और विशेष रूप से आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, मेरकाम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार कर लिया है? ध्यान रखना है, 10 गीगावाट। ठीक है, राजस्थान, बिहार, पंजाब और तमिलनाडु में किसने किया है? राजस्थान ने किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवाला नामक एक ऋण योजना शुरू करी गई है? ठीक है, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये क्या है? पंजाब है, बिहार है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है बिहार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा करी है? ठीक है, 2500 रुपए, 3200 रुपए, या हम इसको कहते हैं 2500 रुपए, 3200 रुपए, 1500 रुपए या 4200 रुपए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है 1500 रुपए। ठीक है, वर्ष 2021 में कुल धान या चावल क्षेत्र का 18% ठीक है प्रत्यक्ष बीजारोपण से संबंधित था और इसके तहत जबकि सरकार ने इसके तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है,
10 जनवरी को, 12 मार्च को, 1 मई को या 18 अगस्त को। तो अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस जो मनाया जाता है वह 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस जो होता है, जो देश भर में या पूरे विश्व भर में जो श्रमिक है, जो मजदूर है, जिन्होंने अपने पसीने के बल पे जो तमाम संरचनाओं का निर्माण किया है, उनके सम्मान को समर्पित होता है। ठीक है, उनके प्रयासों को, उनके मेहनत को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। काम के घंटे तय इत्यादि करने के संबंध में ये जो आंदोलन हुआ था 1 तारीख को, 1 मई को, ठीक है, 1 मई को आंदोलन हुआ था और 4 मई को वहां पे हो गई थी हत्या। वहां पे दंगे में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसी को याद करते हुए भी यह दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है, का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने ग्रहण किया है? सुमन बेरी जी ने, कोमल अग्रवाल जी ने, राहुल त्रिपाठी जी ने या मोहन सेठ जी ने? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है सुमन बेरी जी। ठीक है, सुमन बेरी जी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। और राजीव कुमार से इसके पहले अगर उपाध्यक्ष कौन थे तो वह राजीव कुमार थे। ठीक है, राजीव कुमार थे। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और किस देश के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की? ठीक है, तो किस देश में की? नेपाल, फिनलैंड, रूस, इराक। तो इन्होंने फिनलैंड में करी, फिनलैंड में करी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस देश में भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? किस देश ने भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन या फ्रांस? तो यह किसने करी? डेनमार्क ने करी। ठीक है, डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया। उन्होंने इस शिखर सम्मेलन के दौरान डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ यूक्रेन की स्थिति पे क्या की? चर्चा करी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में परिसीमन आयोग ने कितनी विधानसभा सीटों का प्रस्ताव दिया? ठीक है, 43, 47, 45 या 40। ठीक, तो इन्होंने दिया 43 सीटों का प्रस्ताव। अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में 5 संसदीय सीटें हैं और सभी क्षेत्रों में समान संख्या में विधानसभा क्षेत्र भी रखने की सिफारिश करी उन्होंने। ठीक है, और इन्होंने कहा कि इस सिफारिश से क्या हो जाएगा, कुल 90 सीटें हो जाएंगी। जम्मू में 43 सीटें और कश्मीर में 47 सीटें होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि कुछ श्रेणी के आव्रजकों को अवधि पूरी होने के बाद भी कार्य परमिट का इस्तेमाल अतिरिक्त कितने साल तक करने की अनुमति होगी? ठीक है, तो 1.5 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है 1.5 साल। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी हैं, उन्होंने कहा कि कुछ श्रेणी के जो आव्रजक हैं, ठीक है, उनकी अगर अवधि पूरी हो गई है, वीजा अवधि पूरी हो गई, तो उसके बाद भी वो कार्य परमिट का इस्तेमाल अगले 1.5 साल तक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, साल 2022 में होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित में से किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है? ठीक है, नेपाल को, रूस को, भारत को या पाकिस्तान को? तो किसे चुना गया है? विकल्प हमारा सी सही है, भारत को चुना गया है कंट्री ऑफ ऑनर। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, चलिए, चीन, बांग्लादेश, जर्मनी और जापान? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी इस प्रश्न का उत्तर है। और इसमें क्या किया जाएगा कि 10 बिलियन यूरो के निवेश की अग्रिम प्रतिबद्धता इसमें जताई गई है। और यह राशि कितने समय तक निवेश किया जाना है? यह राशि वर्ष 2030 तक निवेश किया जाना है। ठीक है, चलिए, अगर बात करें कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार का जो हाइड्रोजन पॉलिसी है, वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन
हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है, 5 बिलियन मैट्रिक टन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5 बिलियन मैट्रिक टन, 5 MMT। चलिए आगे चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? 12 जुलाई, 15 नवंबर, 10 फरवरी या 3 मई? तो इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखें तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है 3 मई है। ठीक है, 3 मई को मनाया जाता है। और दिसंबर 1993 में यूनेस्को के सम्मेलन में सिफारिश के बाद इसको प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम, मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया? ठीक है, महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, पंजाब और झारखंड, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी, ठीक है, मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर परियोजनाओं की मंजूरी दी है? तो 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? ठीक है, 152वें स्थान पे, 155वें स्थान पे, 150वें स्थान पर या 198वें स्थान पे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है 150वें स्थान पर आ गया। ठीक है, वर्ष 2022 में 142वें स्थान पे था, सॉरी वर्ष 2022 में वह आ गया है 150वें स्थान पे। ठीक, चलिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा यह जारी किया जाता है। नेपाल को छोड़ के भारत के अन्य पड़ोसी देशों में सबकी रैंकिंग में गिरावट आई है। पाकिस्तान 157वें पे है, श्रीलंका 146वें पे है, बांग्लादेश 162वें पे, म्यांमार 176वें पे है। ठीक है, कुल 180 देशों की रैंकिंग जारी करी गई है। ठीक है, चलिए भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है? ठीक है, भारत में किस तारीख को किया जाता है? 30 अप्रैल को, 25 मई को, 10 जनवरी को या 12 मार्च को? तो यह किया जाता है 30 अप्रैल को। ठीक है, 30 अप्रैल को किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसी तिथि को 30 अप्रैल को ही, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करी गई थी वर्ष 2018 में। ठीक है, यह दिवस समाज के वंचित और कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य लाभ और बीमा कवर प्रदान करने पर जोर देता है। ठीक, चलिए अभी जो मैं बाहर इधर थोड़ा कैमरे से बाहर चला जा रहा था, असल में मैं उस समय कंफ्यूज था ना कि एड्स डे कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को या 10 दिसंबर को। ठीक है, तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। थोड़ा कंफ्यूजन आ गया था। कई बार जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपको सही उत्तर पता होते हुए भी आप कंफ्यूजन के शिकार रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वही मैं चेक कर रहा था, क्रॉस चेक। हाल ही में किस संस्था की मुद्रा और वित्त की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से होने वाले नुकसान से उबरने में 1 दशक से अधिक समय लग सकता है? ठीक है, जो कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार इससे उबरने में भारत को 1 दशक से भी अधिक समय लग सकता है, 10 वर्षों से भी अधिक समय लग सकता है? नाबार्ड का रिपोर्ट है, आरबीआई की रिपोर्ट है, सेबी की रिपोर्ट है या आईआरडीए की रिपोर्ट है, इरडा की रिपोर्ट है? ठीक है, तो यह जो रिपोर्ट है यह किसकी है? यह रिपोर्ट आरबीआई की है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारे आज ये मई 2022 के ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इसमें शामिल किए हम लोगों ने इसमें, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते रहे इस तरीके के प्रश्न या इनके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आगे हम जून 2022 के से संबंधित प्रश्नों को लेकर आएंगे। इसी तरीके से हम लोग 14 मई को हमारा एग्जाम है, हम लोग अप्रैल 2023 तक के प्रश्नों को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लेकर आएंगे और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं को भी देखते जाएंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे, चूंकि
करंट अफेयर से बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग अधिक से अधिक समय अपने पढ़ाई को दे और कम से कम समय में हम लोग साल भर का करंट अफेयर कर ले, जो कि 1, सवा या 1.5 घंटे के वीडियो में हम लोग उसको कवर कर ले जल्दी जल्दी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की ये श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। हम जल्दी ही जून 2022 के वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।